साल 1971 बांग्लादेश में आजादी की आवाज बुलंद होती है और पाकिस्तान सिविल वॉर के सबसे बैड फेज से गुजर रहा होता है। पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेशी रेवोल्यूशनरीज के बीच एक तरफ बड़ा घमासान जारी रहता है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश खुद को एक अलग देश घोषित कर चुका होता है। इसी बीच 3 दिसंबर 1971 को भारत के खिलाफ पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर देता है। पाकिस्तान एयरफोर्स इंडिया के कई एयरफील्ड्स पर बमबारी करना शुरू कर देती है और अब भारत भी इस जंग में शामिल हो जाता है और इसी के साथ शुरुआत होती है इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 की। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच ये वॉर होती ही क्यों है? पाकिस्तान के सिविल वॉर से भारत का क्या लेना देना होता है? और 1947 में पाकिस्तान का दामन थामने वाला ईस्ट पाकिस्तान आखिर क्यों आजादी की मांग पर उतर आता है? भारत का इस पूरे वॉर में क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? कॉलोनियल टाइम से पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक नहीं बल्कि कई किंगडम्स राज करते थे। ये सभी किंगडम्स अपने आप को एक अलग भाषा, ट्रेडिशन, कल्चर से आइडेंटिफाई करते थे और कुछ यही कहानी आज के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की भी थी, जो उस टाइम में बंगाल के नाम से जाना जाता था। 13th सेंचुरी से ही इस एरिया पर ज्यादातर मुस्लिम रूलर्स का रूल चलता था, लेकिन धर्म से ज्यादा यहाँ के लोग खुद को बंगाली भाषा, कल्चर और ट्रेडिशन से इंटीग्रेटेड महसूस करते थे। अलग अलग धर्म से होने के बाद भी यहाँ कम्युनिटीज में यूनिटी एग्जिस्ट करती थी। 1757 में बंगाल में ब्रिटिश राज आने के बाद कम्युनिटीज के बीच धर्म की खाई गहरी होती जाती है, लेकिन एक चीज जो हमेशा कॉमन रहती है वो है बंगाली एथनिसिटी। 1947 में ब्रिटिश रूल के खत्म होते ही भारत को आजादी मिलती है, लेकिन ये आजादी भारत को 2 देशों में बांट देती है, भारत और पाकिस्तान। मुस्लिम मेजॉरिटी लोग पाकिस्तान को चुन लेते हैं, जबकि भारत खुद को लोकतांत्रिक देश घोषित करता है। धर्म के नाम पर हुए इस विभाजन से दोनों देशों की बाउंड्रीज तो तय हो जाती है, लेकिन एक ही कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को फॉलो करने वाले रीजन्स 2 अलग मुल्क का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे आधा पंजाब पाकिस्तान को मिलता है और आधा भारत का हिस्सा बनता है। पार्टीशन की लकीरों से बंगाल भी अछूता नहीं रहता है। स्टार्टिंग फेज में पूरा बंगाल रीजन पार्टीशन को स्ट्रांगली अपोज करता है, लेकिन जब विभाजन की मांग तेज होती है तो बंगाल का वेस्टर्न रीजन भारत में शामिल हो जाता है। वही मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हाथ थाम लेता है। उनकी उम्मीद होती है कि इस्लाम की फाउंडेशन पर बने पाकिस्तान में उन्हें बेटर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस और फैसिलिटीज मिलेंगी। साथ ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनके फंडामेंटल राइट्स को रिकॉग्नाइज करे और उन्हें उनका पूरा हक दे। पाकिस्तान के साथ भारत में रह रहे कुछ मुस्लिम्स की भी यही उम्मीद होती है। इसलिए जब बंटवारा होता है तो दोनों ही कम्युनिटीज में मास माइग्रेशन देखने को मिलता है। हिंदू पाकिस्तान से भारत आते हैं तो मुस्लिम भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं। वेस्ट बंगाल और बिहार से भी कई बिहारी मुस्लिम्स ईस्ट बंगाल की तरफ माइग्रेट करते हैं और हिंदू लोग भारत आ जाते हैं। ये मास माइग्रेशन अपने साथ एक बहुत बुरा दौर लेकर आता है, जिसमें दंगे फसाद से बेकसूर लोग मारे जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। 14 लाख लोग अपना घर छोड़ देते हैं और लाखों फैमिलीज को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। मरने वालों की संख्या 2 लाख से 20 लाख तक बताई जाती है। इन टफेस्ट सिचुएशंस के बीच इंडिया का डिवीजन हो जाता है और एक नई कंट्री दुनिया को मिलती है, पाकिस्तान, जिसके 2 हिस्से होते हैं, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जो एक दूसरे से 1600 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। पाकिस्तान की फॉर्मेशन में मेजॉरिटी भले ही मुस्लिम्स की होती है, लेकिन सभी एक अलग एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एथनिक ग्रुप बंगाली मुस्लिम की होती है, जो ईस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पख्तूनी और बलोची एथनिक ग्रुप की सुपीरियोरिटी रहती है। ऐसे में एक बड़ी आबादी होने के बाद भी बंगाली मुस्लिम्स को साइडलाइन कर दिया जाता है। पॉलिटिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और सभी पावरफुल पोजीशंस पर वेस्ट पाकिस्तान के एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन मिलती है,
स्पेसिफिकली गवर्नमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड वर्क प्राइमरीली वेस्ट पाकिस्तान में कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी वेस्ट पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहता है। 1947 में पाकिस्तान की शुरुआत भारत की तरह एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से होती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की कमान लियाकत अली खान संभालते हैं, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना को पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। अपने पहले ही टर्म में लियाकत सरकार को ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को इफेक्टिवली गवर्न करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो आने वाली सरकार को भी महसूस होती है। मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही पोजीशन पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आने वाले सालों में देखने को मिलती है और ईस्ट पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन का सही मौका नहीं मिल पाता है। 21 मार्च 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना एक नया रूल लेकर आते हैं और उर्दू को पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देते हैं। State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. जिन्ना का ये डिक्लेरेशन ईस्ट पाकिस्तान को हिला कर रख देता है। वेस्ट पाकिस्तान के उर्दू इम्पोजिशन को ईस्ट पाकिस्तान में भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। बंगाली मुस्लिम्स के लिए उर्दू एक एलीट भाषा होती है, जिसे केवल हाई ऑफिशियल्स ही बोलते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में दशकों से बच्चा बच्चा बंगाली भाषा बोल रहा होता है। भाषा की जबरदस्ती से ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत होती है। अपनी भाषा को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आते हैं। स्टूडेंट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उर्दू इम्पोजिशन को अपनी भाषा पर एक गहरी चोट की तरह लेते हैं। ईस्ट बंगाल की प्राइमरी लैंग्वेज बंगाली होती है। 1952 आते आते ईस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट इतने तेज हो जाते हैं कि सरकार को सेक्शन 144 इम्पोज करना पड़ता है, यानी 3 से ज्यादा लोगों का एक साथ खड़ा होना फॉरबिड कर दिया जाता है। इस कानून के खिलाफ 21 फरवरी को ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठे होते हैं, लेकिन सेक्शन 144 के तहत पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। इससे स्टूडेंट्स की भीड़ और भी ज्यादा भड़क जाती है और स्टूडेंट ईस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसने की कोशिश करते हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायर करती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। आगे चलकर ये दिन बांग्लादेश के इतिहास में अमर हो जाता है और आज भी इसी दिन को बांग्लादेश अपने लैंग्वेज मार्टर्स डे के तौर पर मनाता है। सरकार और बंगालियों का ये क्लैश इस कदर बढ़ जाता है कि 1956 में सरकार को बंगाली भाषा को ऑफिशियल स्टेटस और 1956 में स्टेट लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ता है। ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे लोगों की मांग तो पूरी हो जाती है, लेकिन सरकार के साथ इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती, बल्कि ये घटना आग में घी का काम करती है। पाकिस्तान की फॉर्मेशन में मेजॉरिटी भले ही मुस्लिम्स की होती है, लेकिन सभी एक अलग एथनिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में कई सरकारें बनती बिगड़ती है, कई बार मिलिट्री रूल भी देखने को मिलता है, लेकिन सरकार बनाने का मौका ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के हाथ में कभी नहीं आता। उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से तो दूर रखा ही जाता है, साथ ही ईस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। 70% से भी ज्यादा नेशनल बजट वेस्ट पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर लगाया जाता है, जबकि पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में सेंटर्ड होती है। यही से पाकिस्तान को अपना 62% रेवेन्यू भी मिलता है। फिर भी इस हिस्से की ग्रोथ रेट 2.6% होती है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान 4.4% की ग्रोथ से बढ़ता है। एक ही देश के दोनों हिस्सों में इस हद तक इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन होने से गवर्नमेंट और बंगाली लोगों के बीच की खाई गहरी होती चली जाती है। 1966 में मामला तब ज्यादा बिगड़ जाता है जब ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर 6 पॉइंट की डिमांड उठाती है। पार्टी के लीडर शेख मुजीबुर रहमान इन डिमांड्स को पेश करते हैं, जिसमें साफ कहा जाता है कि ईस्ट पाकिस्तान को एक ग्रेटर ऑटोनॉमी बना दिया जाए, इसके रिसोर्सेज को यूज करने की पावर ईस्ट पाकिस्तान की सरकार के हाथ में दी जाए, यहाँ तक कि ईस्ट पाकिस्तान की अपनी एक अलग करेंसी हो, साथ ही वहां एक अलग रिजर्व बैंक स्टैब्लिश किया जाए। इसके अलावा ईस्ट पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व रखने की पावर भी दी जाए और इनके पास अपनी एक अलग डिफेंस फोर्स हो। अवामी लीग की ये डिमांड सत्ता में बैठी सरकार की जड़ें हिला देती है। इन पॉइंट से जाहिर होता है कि ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार इन सभी पॉइंट्स को रिजेक्ट कर देती है और इन डिमांड्स को देश के खिलाफ बताती है। अवामी लीग भी इस फैसले से चुप नहीं बैठती और कंटिन्यूअस इस पर काम
काम करती है। इसीलिए 1968 में सरकार अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान और कई ऑफिशियल्स को देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचने के इल्जाम में अरेस्ट कर लेती है। उस वक्त पाकिस्तान में जनरल अयूब खान की सरकार होती है और वो इल्जाम लगाते हैं कि अवामी लीग अगरतला में भारत सरकार के साथ मिलकर एक आजाद देश बनाने की साजिश कर रही है। लेकिन उनके ये सभी चार्जेस ईस्ट पाकिस्तान में काम नहीं करते, क्योंकि तब तक शेख मुजीबुर अवाम के बीच एक पॉपुलर लीडर बन चुके होते हैं। यह बंगाली अवाम के लिए उनकी आवाज बन चुके होते हैं। लोग अपने सुनहरे भविष्य की उम्मीद अवामी लीग से लगाकर रखते हैं। इसीलिए जब शेख मुजीबुर के अरेस्ट की खबर ईस्ट पाकिस्तान की जनता को मिलती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगते हैं। लोगों में इस कदर गुस्सा भरा होता है कि सरकार को मजबूरन घुटने टेकने पड़ते हैं। 22 फेब 1969 को शेख मुजीबुर को रिहा कर दिया जाता है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ जाते हैं कि जनरल अयूब खान को रिजाइन करना पड़ता है। इसके बाद प्रेसिडेंट का पद संभालते हैं जनरल याह्या खान, जो 1970 में पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन कराते हैं। Elections will take place. I have left this decision to the Chief Election Commissioner. पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस गुमान में होती है कि मेजॉरिटी ऑफ सीट्स वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ आएगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पाकिस्तानी सरकार की नींव हिल जाती है। अवामी लीग को जनरल इलेक्शंस में भारी मतों से जीत मिलती है। 313 में से 167 सीट्स अवामी लीग को मिलती है, लेकिन वो ये सभी सीट्स ईस्ट पाकिस्तान में हासिल करते हैं, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में एक भी सीट पर अवामी लीग की जीत नहीं होती। कुछ यही हाल वेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल पार्टी का भी होता है, जिसे वेस्ट पाकिस्तान में 86 सीट्स मिलती है और ईस्ट पाकिस्तान में 0। अवामी लीग को पाकिस्तान में सरकार बनाने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन ये वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को जरा भी रास नहीं आता। इसीलिए याह्या खान और पीपीपी लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को कैंसिल करने का प्लान बनाते हैं। 1 मार्च 1971 को प्लान के अकॉर्डिंग याह्या खान नेशनल असेंबली को कैंसिल कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की आवाम इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं रहती। डेमोक्रेसी का ऐसा मजाक बनता देख लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं। पहली बार ईस्ट पाकिस्तान में आजादी के नारे लगते हैं। सभी लोग साथ मिलकर एक नए देश की मांग करते हैं और बांग्लादेश नाम दुनिया के सामने आता है। अवामी लीग पार्टी भी अपनी आवाज बुलंद करती है और शेख मुजीबुर जनता के सपोर्ट में उतर आते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में अवाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को मानना बंद कर देती है। प्रोटेस्टर्स यहाँ ऑर्गेनाइज्ड होकर एक इंडिपेंडेंट आर्मी को बनाते हैं, जिसे मुक्ति बाहिनी नाम दिया जाता है। इस आर्मी का मकसद बांग्लादेश की आजादी होता है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान गवर्नमेंट को जब ईस्ट पाकिस्तान अपने हाथ से निकलता हुआ नजर आता है तो पाकिस्तानी आर्मी के जरिए यहाँ रिवॉल्ट्स को दबाने की कोशिश होती है। मार्च 1971 को एयर फ्लाइट के जरिए वेस्ट पाकिस्तान से कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को ढाका लाया जाता है, जो मुक्ति बाहिनी के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हैं। मुक्ति बाहिनी से निपटने के लिए वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तानी सेंट्रल पीस कमेटी बनाती है, जिसे शांति बाहिनी नाम दिया जाता है। लेकिन पीस स्टैब्लिश करने के बजाय ये कमेटी ईस्ट पाकिस्तान में लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ जाती है। बंगालीज वेस्ट पाकिस्तान से अपने सारे नाते तोड़ लेते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जब ईस्ट पाकिस्तान की आवाज दबाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता तो सरकार एक ऐसी साजिश रचती है कि वॉर क्राइम्स की सारी हदें पार हो जाती है। ईस्ट पाकिस्तानी लीडर्स का कहना था कि वेस्ट पाकिस्तान उनके 6 पॉइंट मूवमेंट को मान ले, जिसके बाद वो सब हार्मनी के साथ रह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी को ये बात मंजूर नहीं होती। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान में एक खतरनाक जेनोसाइड प्लान करती है, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट नाम दिया जाता है। इसका मकसद बांग्लादेश की आजादी की मांग करने वाले सभी रेवोल्यूशनरीज को टारगेट करना होता है।
साथ ही उन लोगों को भी मौत के घाट उतारना होता है जो अलग देश की मांग कर रहे होते हैं। कहने को तो ये पाकिस्तानी आर्मी का एक अभियान होता है, लेकिन सही मायनों में ये एक वॉर क्राइम का एक्ट साबित होता है, जिसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड और पब्लिक मैसेकर को अंजाम देना होता है। 25 मार्च बांग्लादेश के लोगों के लिए सबसे काली रात साबित होती है। Troops from West Pakistan, Punjabis, savagely terrorized the Bengali population of East Pakistan. Perhaps 1 million people died. हजारों पाकिस्तानी सोल्जर्स ढाका में घुसते हैं, कर्फ्यू इम्पोज किया जाता है, टेलीफोन या रेडार सब बंद कर दिए जाते हैं, सभी फॉरेन जर्नलिस्ट को पहले ही डिपोर्ट कर दिया जाता है, पूरे शहर को सील करके सबसे पहले शेख मुजीबुर को अरेस्ट किया जाता है। ऑपरेशन सर्च लाइट में पाकिस्तानी सेना ने लगभग 10 लाख से ज्यादा बांग्ला बोलने वाले ईस्टर्न पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। इस मैसेकर में ज्यादातर नेता, क्रांतिकारी, बंगाली, अवामी पार्टी के मेंबर्स और आम जनता को बुरी तरह से टारगेट किया गया। इस भयंकर मैसेकर के बाद लाखों लोग भागकर भारत में शरण लेने आ जाते हैं। 25 मार्च की रात शुरू हुआ ये वॉर क्राइम लगभग अगले 8 महीनों तक चला, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार से मारे गए। हजारों को यही बुरी तरह से घायल कर दिया गया। यहाँ सबसे दिल दहला देने वाली बात ये हुई कि पाकिस्तानी आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में लगभग 4 लाख लड़कियों और औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनका रेप करके उन्हें पब्लिकली परसिक्यूट कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी के इस तरह के शर्मनाक काम को जब यूएस प्रेसिडेंट तक पहुंचाया गया, तब भी यूएस ने इस जेनोसाइड को रोकने का कोई काम नहीं किया, उल्टा अपने एलाइज पाकिस्तान को वॉर में सपोर्ट करते रहे। और इससे पहले ही शेख मुजीबुर ईस्ट पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देते हैं और इसे बांग्लादेश नाम देते हैं। 27 मार्च को मेजर जियाउर रहमान खुद ये डिक्लेरेशन पब्लिक को पढ़कर सुनाते हैं। State of Bangladesh, on behalf of our great national leader, the Supreme Commander of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, do hereby proclaim the independence of Bangladesh. बांग्लादेश को आजाद देश घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यह आजादी इतनी भी आसान नहीं होती। मेजर शहरों को अपने कंट्रोल में लेने के लिए एक ही रात में 7,000 इनोसेंट बंगाली लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस मैसेकर में एक ही हफ्ते के अंदर 3 लाख से भी ज्यादा बंगाली लोगों का कत्लेआम कर दिया जाता है, लाखों औरतों का रेप किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी अपने ही देश के लोगों को इस कदर टॉर्चर करती है कि डरकर 10 मिलियन से भी ज्यादा लोग बांग्लादेश छोड़कर भारत में घुस आते हैं। कुछ ही दिनों में लोग अपना घर परिवार सब कुछ खो बैठते हैं। भारत पहले से बांग्लादेश की सिचुएशन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन जब लाखों की संख्या में रेफ्यूजीज धीरे धीरे भारत की तरफ आते हैं, तो भारत की मुश्किलें भी बढ़ जाती है। भारत भी इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए भारत सरकार अवामी पार्टी के कई लीडर्स को अपने देश में शरण देती है। 10 अप्रैल 1971 को अवामी लीडर्स कोलकाता में ही पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट को बनाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, जबकि तजुद्दीन अहमद को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। लेकिन भारत की असल समस्या 10 मिलियन रेफ्यूजीज को लेकर होती है। आखिर इतने बड़ी संख्या को सर्व करना भारत के लिए मुश्किल होता है। रेफ्यूजीज के आने जाने से भारत पर एक बड़ा इकोनॉमी बर्डन पड़ता है। साथ ही बांग्लादेश में चल रहा जेनोसाइड भी भारत सरकार के लिए कंसर्न बनता जा रहा था। इसीलिए इंदिरा गांधी फैसला लेती है कि बांग्लादेश की आजादी की इस लड़ाई में भारत भी शामिल होगा। 28 अप्रैल 1971 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैम मानेकशॉ से बांग्लादेश की सिचुएशन डिस्कस करती है और उन्हें कहती है कि वो जंग की तैयारी करे। लेकिन मानेकशॉ वॉर चैलेंजेस को बताते हुए इतनी जल्दी वॉर पर जाने को अवॉइड करते हैं। वो बताते हैं कि मॉनसून के मंथ में बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में लड़कर जीत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए वॉर का राइट टाइम नवंबर दिसंबर की विंटर्स रखा जाता है। प्रधानमंत्री जनरल्स को पूरी आजादी देती है कि वो जब चाहे तब ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे।
इंडियन आर्मी अपने काम की शुरुआत मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देने से शुरू करती है। सैम मानेकशॉ की लीडरशिप में इंडियन आर्मी मुक्ति बाहिनी को गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन करती है। उन्हें हर एक टैक्टिक और स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है जिससे वो पाकिस्तानी आर्मी पर भारी पड़ सके। साथ ही भारत की तरफ से वेपन्स की सप्लाई भी मुक्ति बाहिनी को दी जाती है। भारत अब तक इनडायरेक्टली ही इस युद्ध का हिस्सा होता है। रियलिटी में पाकिस्तान और भारत के बीच अब तक कोई क्लैश नहीं होता। 3 दिसंबर 1971 को सिचुएशन तब बदल जाती है जब पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान को लॉन्च कर देता है और ये उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। वो भारत के 11 एयरफील्ड्स को निशाना बनाता है। अमृतसर, आगरा, पठानकोट, जोधपुर, श्रीनगर, अंबाला जैसे 11 एयरफील्ड्स को टारगेट किया जाता है। रेडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान की तरफ से जंग का बिगुल बज चुका होता है और उसी शाम इंदिरा गांधी भी रेडियो मैसेज देकर जनता को इसकी जानकारी देती है। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। पाकिस्तान का मकसद भले ही भारत के एयरफील्ड को तबाह कर इंडियन एयरफोर्स को वॉर से बाहर रखने का होता है, लेकिन लकीली इनके निशाने सटीक नहीं बैठते और इंडियन एयरफोर्स तुरंत ही सतर्क हो जाती है और इन्हीं रनवेज से AIF अपने टारगेट संभाल लेती है और पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हो जाती है। पाकिस्तान इंडियन एयरबेस को नुकसान पहुंचाने से भले ही चूक जाती है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स जब एयर स्ट्राइक पर उतरती है तो पाकिस्तान के कई रनवे को तबाह करके ही दम लेती है। मुरिद, मियानवाली, सरगोधा, चांडलर, रिसलवाला वेस्ट पाकिस्तान के कुछ जरूरी एयर बेसेस होते हैं जिन्हें इंडियन एयरफोर्स बुरी तरह डैमेज कर देती है। वेस्ट पाकिस्तान के रनवेज की हालत इतनी खराब हो जाती है कि कई दिनों तक वह वॉर के लिए कुछ एयर बेसेस को यूज नहीं कर पाते। कुछ यही हाल इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के एयर बेसेस का भी करती है, जहां 2 दिन के अंदर ही चिट्टागोंग, जेसोर और कुर्मितोला एयर बेसेस को तबाह कर देती है। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी भी पाकिस्तानी नेवल आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने से बाज नहीं आती। इंडियन नेवी को जानकारी होती है कि कराची पोर्ट पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर होता है। ये पोर्ट पाकिस्तान के मैरीटाइम ट्रेड के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे नुकसान हुआ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्रैश कर सकती है। इसीलिए इंडियन नेवी कराची हार्बर को अपना टारगेट बनाती है और इस ऑपरेशन को नाम देती है ऑपरेशन ट्राइडेंट। इस ऑपरेशन की कमान संभालते हैं नेवी चीफ एडमिरल SM नंदा, जो कि इंदिरा गांधी से परमिशन लेने के बाद 25th स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को अटैक की जिम्मेदारी देते हैं। इनकी कमान में इंडियन नेवी का ग्रुप 460 किलोमीटर कराची के साउथ कोस्ट में चला जाता है और रात होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट एयर बॉम्बिंग नहीं कर सकते थे। इंडियन नेवी का प्लान होता है कि वह अंधेरे का फायदा उठाकर पाकिस्तान की वॉरशिप्स को पूरी तरह तबाह कर दे। इसीलिए शाम होते होते इंडियन नेवी कराची पोर्ट के 330 किलोमीटर करीब चले जाते हैं। इनके पास INS वीर, INS निर्घाट एंड INS निपात जैसी मिसाइल बोट्स और 2 एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स INS किल्तान और INS कच्चल होती है। सभी वॉरशिप्स भारी मिसाइल से लैस होती है। रात को जब पाकिस्तानी नेवी को अंदाजा भी नहीं होता कि वह बड़े हमले का शिकार होने वाले हैं, तभी इंडियन वॉरशिप्स कराची से 130 किलोमीटर की दूरी से ही पाकिस्तानी वॉरशिप का पता लगा लेती है। सबसे पहले मिसाइल अटैक INS नीरघाट करती है और पाकिस्तान के बैटल्स क्लास डिस्ट्रॉयर PNS खाइबार के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। उसके बाद INS वीर और INS निपत भी अपना कमाल दिखाते हैं और PNS चैलेंजर और PNS मुहाफिज को मिसाइल से बर्बाद कर पानी में डुबो देते हैं। इस ऑपरेशन में INS निपात पाकिस्तान के केमारी ऑयल स्टोरेज टैंक्स को भी निशाना बनाता है और पाकिस्तान का ऑयल स्टोरेज आग की लपटों में जल के बर्बाद हो जाता है। करीब 7 दिन तक पाकिस्तान इस आग को बुझाने में नाकामयाब रहता है और दुनिया भर के अखबारों में इंडियन नेवी की इस आग को बिगेस्ट बॉनफायर करार दिया जाता है। इसके जवाब में पाकिस्तानी नेवी इंडिया के
ओखा पोर्ट को बॉम्ब करने से पीछे नहीं रहता ताकि उन्हें अपनी बर्बादी का बदला मिल सके। वो हमले से भारत के फ्यूलिंग फैसिलिटीज, एम्यूनिशन डंप और मिसाइल बोट्स जेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के प्लान को समझते हुए इंडियन नेवी अपनी मिसाइल बोट्स को पहले ही ओखा पोर्ट से हटा देता है और यहाँ भी पाकिस्तान के हाथ केवल हार ही आती है। इंडियन नेवी का ये पहला ऑपरेशन होता है जिसमें एंटी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है और आज के दिन इस दिवस को इंडियन नेवी डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तानी नेवी को इस वॉर में सबसे ज्यादा डर INS विक्रांत का भी होता है। उन्हें ये जानकारी होती है कि INS विक्रांत जंग की तस्वीर पलट कर रख सकता है। क्योंकि INS विक्रांत शान से बे ऑफ बंगाल के रास्ते ईस्ट पाकिस्तान पर एयरफोर्स को कैरी किए हुए ऑलरेडी एक्टिव था, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी इसे बर्बाद करने के लिए PNS गाजी को इस रूट में भेजती है। लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। नेवल सबमरीन PNS गाजी कराची से बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है, लेकिन इसके पहले वो अपने प्लान को एक्टिवेट कर पाता इंडियन नेवी की डिफेंस फोर्स को इस साजिश की खबर लग जाती है। भारत भी चौकन्ना हो जाता है। यहाँ PNS गाजी को चकमा देने के लिए विशाखापट्टनम पर INS राजपूत को एक्टिव कर दिया जाता है और ऐसा जताया जाता है कि विशाखापट्टनम पोर्ट पर INS विक्रांत खड़ा है। पाकिस्तानी नेवी को गुमराह करने के लिए INS विक्रांत के कॉल साइन का यूज किया जाता है। साथ ही INS राजपूत से भी सिग्नल्स भेजे जाते हैं। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए PNS गाजी जैसे ही विशाखापट्टनम पोर्ट पर पहुंचता है, तभी INS राजपूत 2 डेप्थ चार्जर्स से PNS गाजी सबमरीन पर हमला करता है। PNS गाजी इस पूरे मामले को समझता और रिट्रीट करता, तब तक INS राजपूत ने हमले शुरू कर दिए और इस तरह PNS गाजी पाकिस्तान के मंसूबों के साथ ही डूब जाता है। 4 दिसंबर की रात को पाकिस्तान राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट से भारत पर हमला करता है। उन्हें खुफिया जानकारी होती है कि यहाँ इंडियन सोल्जर्स की संख्या कम है। बस इसी का फायदा उठाकर वह भारत में दाखिल होने और रामगढ़ जैसलमेर होते हुए दिल्ली पहुँचने की साजिश रचता है। इस साजिश के तहत पाकिस्तान 2000 जवानों के साथ 59 टैंक्स और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को लेकर लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर देते हैं। यहाँ उनका सामना भारतीय सेना की 23वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट की कंपनी से होता है, जिसकी कमान मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के पास होती है। 7 दिसंबर 1971 तक लड़ी गई इस लड़ाई में पाकिस्तान के मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं, जब मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी की लीडरशिप में केवल 120 इंडियन सोल्जर्स ही पाकिस्तान के हजारों सोल्जर्स और टैंक्स को धूल चटा देते हैं। लोंगेवाला में भारतीय सैनिक एक ऊंचे रेत के टीले को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस ऊंचाई का फायदा उठाकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। कुलदीप सिंह चंदपुरी को पता होता है कि सुबह होने तक उन्हें कोई हवाई मदद नहीं मिल सकती, इसीलिए वह सुबह तक पाकिस्तानी आर्मी को उलझा कर रखने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हालांकि पाकिस्तान से फायरिंग पहले स्टार्ट होती है, लेकिन आगे वह बढ़ते हुए पाकिस्तानी टैंक चारों तरफ लगे कटीले तारों को देखकर रुक जाते हैं। इन वायर्स को वो लैंड माइंस का सिंबल समझकर एक जरूरी वक्त तारों को हटाने और अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने में गुजार देते हैं। फिर जैसे ही पाकिस्तानी टैंक्स आगे बढ़ते हैं, वो रेगिस्तान की रेत में फंस जाते हैं। एक ऊंचे टीले पर होने की वजह से इंडियन आर्मी टैंक्स को डायरेक्ट हिट कर पाती है और पाकिस्तान अपने कई टैंक्स और व्हीकल्स गंवा देता है। जब तक पाकिस्तान भारत की चाल को समझ पाता, तब तक सुबह हो जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ ही इंडियन एयरफोर्स का सपोर्ट सोल्जर्स को मिलता है। इंडियन एयरफोर्स के HAL HF-24 मारूत फाइटर्स एंड हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट इस लड़ाई में पाकिस्तान के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं और लोंगेवाला में जीत का बिगुल बजा देते हैं। इस हार से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह अपने कई सैनिक और आर्म्ड व्हीकल खो देता है। लोंगेवाला का ये एयर ग्राउंड ऑपरेशन भारत का बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन साबित होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी हार बन जाती है। 1971 के इस वॉर में भारत ने पाकिस्तान से लगभग 3600 स्क्वायर किलोमीटर्स का हिस्सा छीन लिया। पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की मिलिट्री पावर और स्ट्रेटेजी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। भारत के जनरल वेस्ट पाकिस्तान में एक डिफेंसिव वॉर स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी वेस्ट हिस्से में अटैक के बजाय मिलिट्री डिफेंस पर वर्क करती है, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन मिलिट्री अग्रेसिवली अटैक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है।
सोल्जर्स को लड़ने के लिए फील्ड पर भेजा जाता है और इंडियन आर्मी पाकिस्तानी सोल्जर्स पर भारी पड़ती है। इंडियन डिफेंस की नेवी, एयर और मिलिट्री का कोऑर्डिनेटेड अटैक पाकिस्तान के होश उड़ा देता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट में मिली अपार सफलता के बाद एक तरफ जहां कराची पोर्ट पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, वहीं पाकिस्तान को समंदर में इंडियन शिप्स की एक बड़ी प्रेजेंस की खबर लग जाती है। उन्हें लगता है कि भारत फिर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तानी वॉरशिप्स मर्चेंट शिपिंग के साथ मिलकर इंडियन नेवी को मात देने का प्लान बनाते हैं। अब इसी प्लान को फेल करने के लिए इंडियन नेवी एक फॉलो अप प्लान बनाती है, जिसका कोड नेम ऑपरेशन पायथन दिया जाता है। 8 दिसंबर को पाकिस्तान की चालों को नाकाम करने के लिए भारत की मिसाइल बोट्स INS विनाश, INS तलवार और INS त्रिशूल को कराची के साउथ में मनोरा पेनिनसुला की तरफ भेजा जाता है। इस दौरान ये मिसाइल बोट्स न केवल पाकिस्तानी पेट्रोल वेसल को टारगेट करते हैं, बल्कि 11 बजे के करीब INS विनाश अपनी 4 मिसाइल से केमारी ऑयल फार्म को टारगेट करता है। इस अटैक से पाकिस्तान का बचा कुचा केमारी ऑयल स्टोरेज भी तबाह हो जाता है। साथ ही पैनामेनियन फ्यूल टैंकर SS गल्फ स्टार को भी भारी नुकसान पहुंचता है। INS विनाश पाकिस्तान के नेवी फ्लीट टैंकर PNS डक्का को बुरी तरह ध्वस्त कर देता है। इस हमले से कराची की 50% ऑयल रिक्वायरमेंट धुआं हो जाती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका लगता है और एक ही रात में पाकिस्तान को लगभग $3 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ता है। इस अटैक में भारतीय नेवी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन पाकिस्तान को केवल आसमान ही नहीं बल्कि समंदर से भी एक बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। वॉर में अपनी डूबती नैया को किनारे लगाने के लिए पाकिस्तान UN के पास पहुंचता है और अपील करता है कि भारत को इस वॉर से बाहर रहने के लिए कहा जाए। 4 दिसंबर को जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है, वहीं साइमल्टेनियसली यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल असेंबल होती है। एक लंबे डिस्कशन में अमेरिका सीधे पाकिस्तान के समर्थन में कूद जाता है। US, चाइना और UK मिलकर भारत को सीज फायर करने के लिए कहते हैं और दबाव बनाया जाता है कि भारत अपनी आर्मी को बांग्लादेश से वापस बुला ले। लेकिन यहाँ भारत के समर्थन में सोवियत यूनियन आगे आता है और 2 बार इस रेजोल्यूशन को वीटो कर देता है। इसकी वजह 9 अगस्त 1971 में भारत और सोवियत यूनियन के बीच साइन हुई पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी भी होती है, जो भारत और सोवियत यूनियन के बीच दोस्ती की नींव रखती है। और इस दोस्ती को गहरा होने का मौका तब मिलता है जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में सोवियत यूनियन न केवल पॉलिटिकली बल्कि मिलिट्री पावर से भी भारत की मदद करता है। इंडिया ने बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मान लिया। इसी दिन भूटान भी विश्व का पहला देश बना जिसने बांग्लादेश को ऑफिशियली एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। 8 दिसंबर 1971 को जब अमेरिका की इंटेलिजेंस को ये रिपोर्ट मिलती है कि भारत ईस्ट पाकिस्तान में एक ऑफेंसिव अटैक प्लान कर रहा है, तब US पाकिस्तान के समर्थन में अपनी 7th फ्लीट टास्क फोर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ भेज देता है। US का ये 7वां बेड़ा दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, जिसका वजन 75,000 टन के करीब होता है। करीब 70 फाइटर एयरक्राफ्ट को कैरी करने वाला ये शिप न्यूक्लियर पावर्ड से लेस होता है। जाहिर था कि भारत की नेवल पावर से ये कहीं ज्यादा ताकतवर होता है और उसके सामने भारत के INS विक्रांत की फाइटर एयरक्राफ्ट की क्षमता केवल 20 एयरक्राफ्ट की होती है। पाकिस्तान को अब ये वॉर अपने हक में दिखाई देने लगती है। उसे लगता है कि अमेरिका के समर्थन से उसकी जीत पक्की है। वहीं भारत पर प्रेशर होता है कि अमेरिका की नेवल शिप से उलझने के बजाय पीछे हट जाए। सिचुएशन यहाँ हाथ से निकलती दिखाई देती है, क्योंकि UK भी पाकिस्तान के समर्थन में HMS ईगल को अरेबियन सी में उतारता है। इनकी साजिश भारत की नेवल शिप को एक पिंसर अटैक में फंसाने की होती है। भारत इस सिचुएशन से निकलने के लिए सोवियत को SOS भेजता है और इंडो सोवियत सिक्योरिटी ट्रीटी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिसके तहत किसी भी आउटसाइड अटैक होने पर सोवियत यूनियन भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए बाध्य है। मैसेज मिलते ही ब्रिटिश अमेरिकन थ्रेट को काउंटर करने के लिए सोवियत जल्द ही कमांडर एडमिरल व्लादिमीर क्रुगलियाकोव के अंदर अपने 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को भारत की मदद के लिए भेजते हैं। सोवियत का ये पैसिफिक बेड़ा न्यूक्लियर आर्म्ड शिप्स, एटॉमिक सबमरीन्स और मिसाइल से लेस होता है और समंदर में ब्रिटिश और अमेरिकन बेड़े को काउंटर करने के लिए उन्हें अपने टारगेट रेंज में ले आते हैं। जिससे पहले UK और अमेरिका बे ऑफ बंगाल में एंटर कर पाए, उससे पहले ही रशियन शिप्स
ब्रिटेन और अमेरिकन शिप्स को अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती है। इसीलिए ब्रिटिश शिप्स मेडागास्कर की तरफ निकल जाती है, जबकि यूएस नेवी भी अपनी टास्क फोर्स को पीछे ले लेती है। सोवियत का साथ मिलते ही भारत की एयर, नेवी और लैंड मिलिट्री डिफेंस एक साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की एयर सप्लाईज कट ऑफ कर दी जाती है। नेवल रूट्स को इंडियन नेवी ब्लॉक कर देती है और जमीन पर मुक्ति बाहिनी पाकिस्तान आर्मी की जान की दुश्मन बन जाती है। 12 दिसंबर आते आते इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान एक बड़ी हार के सामने खड़ा होता है। इनकी सेना को बुरी तरह खदेड़ दिया जाता है। वेस्ट पाकिस्तान का लगभग 13,000 किलोमीटर वर्ग इलाका अब भारत के कंट्रोल में होता है और पाकिस्तानी सोल्जर्स के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की जीत के लिए एक बार फिर अमेरिका का दरवाजा खटखटाते हैं और वॉर को डिस्कस करने के लिए न्यूयॉर्क जाते हैं। अमेरिका के साथ मिलकर वो सीज फायर का एक प्रपोजल भी तैयार करते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। पाकिस्तानी आर्मी इंडियन सोल्जर्स के सामने सरेंडर के लिए तैयार हो जाती है। इससे गुस्से में आकर जुल्फिकार अली भुट्टो यूएन की असेंबली छोड़कर चले जाते हैं और यहाँ पाकिस्तान की लाचारी भी पूरी दुनिया को साफ नजर आती है। I will not be a party to it. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? मेजर जनरल JFR जेकब लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का प्रपोजल रखते हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी इसे साइन करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन मेजर जनरल जेकब उन्हें ये कहकर 30 मिनट का सोचने का समय देते हैं कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट साइन नहीं हुआ तो पाकिस्तानी आर्मी के 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स की मौत के जिम्मेदार वो होंगे और मुक्ति बाहिनी को रोकने के लिए भारत आगे नहीं आएगा। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी आर्मी के 93,000 सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देते हैं। सभी अपनी बंदूक इंडियन आर्मी के सामने झुका देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर होता है, जहां लगभग 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स इंडियन आर्मी के सामने सर झुकाए खड़े होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी बिना किसी रेजिस्टेंस के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन कर देते हैं। उनके चेहरे पर शर्म और लाचारी साफ झलकती दिखाई देती है और वो इस पूरी घटना के दौरान शर्म से अपना चेहरा झुका लेते हैं। पाकिस्तान की वॉर में हार के साथ ही वेस्ट पाकिस्तान में सरकार गिर जाती है। भारत की ये जीत पाकिस्तान के इतिहास में काला धब्बा बन जाती है। इस जीत से जहां भारत की डिफेंस फोर्स अपना लोहा मनवाती है, वही बांग्लादेश को उनकी आजादी मिलती है। इंदिरा गांधी बांग्लादेश को इस जीत की बधाई देती है। शेख मुजीबुर रहमान को भी रिहा कर दिया जाता है और वह आजाद बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन बांग्लादेश को अपनी इस आजादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। कई बच्चे, जवान और इंटेलेक्चुअल्स को आजादी की इस लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जिसके तहत पाकिस्तान भी बांग्लादेश को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसके बदले भारत पाकिस्तान की 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो भारत के कब्जे में होती है, उसे पाकिस्तान को लौटा देता है और 93,000 वॉर प्रिजनर्स को भी लौटा देता है। इसी के साथ भारत जीत का एक नया इतिहास लिखता है। 1974 में UN भी बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।